ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हमने की धर्म को लेके, तो आज तक हम धर्म को जैसा देखते आए और जो सामने आया कैसा लगता है? सुनील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। माइक दीजिए। आपने धर्म की जो परिभाषा बताई, तो हम लोग सब जितने भी लोग हैं इस मतलब आध्यात्मिकता में जुड़े हुए, अपने दोनों तरफ से ही बताया कि कई लोग हैं कि धर्म को पाने के लिए, धर्म तक नज़दीक जाने के लिए कर रहे हैं, और कई लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं फिर भी उसका एक्टिंग या आडंबर करके धर्म के लिए दुष्प्रचार, वो खुद नहीं पहुँचे हुए हैं, धर्म को खुद ने नहीं जाना है, मगर एक सांप्रदायिक या धार्मिक अलग अलग लोगों को बांटना, एक अपना एक कुंडाला गुजरात में कहते हैं ऐसे बनाना, एक अपना सर्कल बनाना कि ये मेरे हैं, इतने मेरे हैं, जैसे वो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं ना, वो उसकी तरह सबको बना रहे हैं, सबकी मानसिकता भी वैसे कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मगर ये अगर ये ज्ञान अगर मिल जाए उनको, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो शायद उनके अंदर भी परिवर्तन आए। देखिए, एक बात हमने शुरू में चर्चा की थी कि जो स्वनियंत्रित नहीं है वो दूसरों को नियंत्रित करके अपने में जो स्वनियंत्रण ना होने का फ्रस्ट्रेशन है उसको कवर करने की कोशिश करता है। ये जो अपनी भीड़ क्रिएट करने का मामला है, तो मूल मुद्दा उतना ही है कि जब अपने पे नहीं चलती है, जो स्वानुशासित नहीं है, जो स्वनियंत्रित नहीं है, तो फिर दूसरों पे चला के उसका जो संतुष्टि है, उसका जो अहंकार का पोषण है, जो शुरू में हमने लाइन लिया था कि बेसिकली चलेगी किसकी, मैं बड़ा हूं ये मैं कैसे बताऊं। तो छोटे को ही बड़े बताने की कोशिश करना पड़ता है। यदि कोई सही अर्थों में बड़ा है तो उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस क्रम में चाहे धन के अर्थ में, चाहे पद के अर्थ में, चाहे मूल में 3 सत्ताओं की बात हमने की है कि धर्म एक सत्ता है, राजनीति एक सत्ता है, व्यापार एक सत्ता है। ये तीनों सत्ताओं में प्रयास वही है कि किसके खेमे में भीड़ कितनी ज्यादा है। तो फाइनली ये तो मानवता नहीं हो सकता है ना। तो ये धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचानने के स्थान पर धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना, ये एक बड़ा शिफ्ट है। आदरणीय नागराज जी ने कभी एक संयोग बना, जिन आदरणीय नागराज जी के मामा परिवार बेसिकली शंकराचार्यों को तैयार करने का काम करते थे, और उस क्रम में बाद में जो एक शंकराचार्य थे उनसे उसकी मुलाकात में अमरकंटक वो आए, तो चूँकि फैमिली परंपरा से वो इस बात से परिचित थे कि नागराज जी हैं, और उन्होंने बोला कि तुमने क्या कार्य किया, तो उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन उनको दिया। तो बोले कल मिलेंगे। 24 घंटे में उस व्यक्ति ने, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन पढ़ दिया। पढ़ के जब अगले दिन आदरणीय नागराज जी ने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि तुमने महत कार्य किया है। तो नागराज जी ने पूछा कि आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूंगा कि क्या महत कार्य आपने देखा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हमने धर्म को लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया, तुमने धर्म को होने के स्वरूप में पहचान लिया, इससे धर्म को लेकर जितनी विसंगतियां थी उनकी गुंजाइश खत्म हो गई। आगे और सुनने के लायक है। तो आदरणीय नागराज जी ये सोचते थे कि भाई मैं तो एक साधक हूं और संसार मुझको नहीं जानता है। शुरू में उन्होंने ये पॉलिसी लिया था, तो जो लोग संसार में स्थापित हैं उनको मैं दर्शन अर्पित कर दूं, क्योंकि लोग उनको पहचानते हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने कहा कि यदि आपको ये स्वीकृत है कि महत कार्य हुआ है,
तो मैं पीठ को इसको अर्पण करना चाहता हूं, पीठ इसको लेके चले। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। हमने जिस बात को सारी जिंदगी प्रोफेसी किया है, अब उसके विरोध में नहीं बोल पाएंगे। यहां आके चर्चा खत्म हुई। फिर शुरू में ऐसी बहुत सारी कोशिशें हुई थी। फिर फाइनली उन्होंने, आदरणीय नागराज जी, वेद में जो दक्षिण की परंपरा है उसमें वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न व्यक्ति थे। जब ये दर्शन का अनुसंधान हुआ तो उन्होंने वेद में ऐसी 300 ऋचाओं को पहचाना जिसके माध्यम से पूरा दर्शन कहा जा सकता है। मतलब व्याख्या ही देनी है ना, तो दर्शन के अनुरूप व्याख्या दी जा सकती है। पहले ये कोशिश किया था कि जो कुछ अब तक कहा गया है उसके अनुरूप चला जाए, क्योंकि उनकी स्थापना पहले से है। तो फाइनली जब ये आया कि क्योंकि बहुत सारी जगह में वो क्लैरिटी जैसी जैसे होती है, जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। और मेरे को लगता है कि छोटी सभा है, यहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ उस बात को, और वो हो सकता है आप लोग को अच्छी भी लगे। आदरणीय नागराज जी ने समाधि और संयम के बाद जब ये दर्शन उपलब्ध हो गया, देखो गुरु परंपरा क्या होती है, तो जो उन्होंने अपने अनुभव में देखा तो उन्होंने पाया कि ब्रह्म सत्य है और जगत शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। लेकिन उनके ही शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो अपने गुरु ने जो कहा है उससे विपरीत कैसे बोला जाए, ये गुरु परंपरा में आता है। तो मैं थोड़ा सभा की उससे ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें बोलने में किसी की सहमति किसी की असहमति होती ही है। तो जीवन रूप में उन शंकराचार्य से मुलाकात किया और उनसे परमिशन लिया कि आपने ऐसा कहा है और मैंने इसको अनुभव में ऐसा देखा है, इसमें आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, जो तुमने देखा ठीक है, इसको लेके आगे चलो। उसके बाद कहना शुरू किया। जो भी बात कही जाए, ये सारी बातें अगर लॉजिक भैया देखो देखो देखो, एक तो हम ये समझें कि लॉजिक की भी कोई सीमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वो बातें हैं जब हम दर्शन में रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसको लॉजिकली कहा जा सकता है। एक घटनाक्रम है, घटनाक्रम को कहा जा सकता है। तो घटनाक्रम एक घटना है, कुछ हुआ, उसका रेफरेंस आप तक पहुंच गया, इसलिए मैंने कहने के पहले कहा रेफरेंस में बनाए रखिए। असहमत होने की मौलिकता आपके पास बनी हुई है, वो पहले से ही कहा गया है कि जो कुछ कहा गया है उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सूचना बहुत लोगों के लिए बहुत काम भी करती है और गंगोत्री का स्थान है, इसलिए मैं नॉर्मल शिविर से हट के बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ। हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, वो तो ये है कि अब जैसे जैसे लोग आएंगे और कोशिश करेंगे और बेहतर बनाएंगे। कंटेंट वही रहता है, परोसने का तरीका, प्रेजेंटेशन बदल सकता है। हुआ ही है, वो हमने किया ही है। पिछले जो थे उनसे बेहतर हमने किया है, हमसे बेहतर अगले वाले करेंगे। बढ़िया। तो क्या निकला? लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने के स्थान पर होने के स्वरूप में जब धर्म को पहचाना गया तो एक तो क्लैरिटी ये बनी कि मानव का ही धर्म नहीं होता है, हर इकाई अपने धर्म सहित है। और जब धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना गया है तो धर्म को बदला नहीं जा सकता, धर्म परिवर्तन एक असंभव घटना है। क्योंकि जितने हमने चर्चा की उसमें हमारी ये क्लैरिटी बनी कि धार्यते इति धर्म जब कह रहे हैं तो लक्षणों के आधार पे धर्म को पहचाना है। हमने हिंदू धर्म में 10 लक्षण के आधार पे पहचाना है, कोई 10 लक्षण पहचान ही सकता है, कोई 5 लक्षण और पहचान ही सकता है। इस परिभाषा के आधार पर भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये मानते हुए कि सभी धर्मों में कोई अच्छी बातें हैं और उसको कोई धारण कर सकता है। और फिर फाइनली चूंकि धर्म मेरे होने के स्वरूप से गहरे में जुड़ता है, इसलिए वो मेरे लिए एक सेंसिटिव इशू भी है।
उस क्रम में किसी एक धर्म और दूसरे धर्म में जो भिन्नताएं हैं वो विरोध का आधार बन गया। अभी यदि हमारी क्लैरिटी बनती है कि हाँ पदार्थ है तो उसके होने को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। पदार्थ को होने से अलग नहीं किया जा सकता तो होना पदार्थ का धर्म है। जितने भी पेड़ पौधे हैं या कोशिका से बनी हुई रचनाएं हैं उनके पुष्टि उसका धर्म है, सेल मल्टीप्लिकेशन होगा ही, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। पशु में जिंदा रहने की आशा है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो मानव युद्ध करे, प्यार करे, हवन करे, पूजा करे, पाठ करे, प्यार करे, हत्या करे, जो कुछ भी वो करता है अपने में किसी अपनी मान्यता के अनुसार किसी सुख की तलाश में करता है। सुख का स्वरूप उसको स्पष्ट हो जाए तो वो अपने धर्म को पा जाए। हम अभी सुख के प्यासे हैं, सुख की तलाश में हैं, सुख को पाना अभी शेष है। जब तक सुख को पाए नहीं है तब तक धर्म के रास्ते में हैं, धार्मिक होना अभी शेष है। तो हम अपने धर्म को पाना चाहते हैं। मानव के अलावा नेचर में जो भी कुछ है वो अपने सभी इकाइयाँ अपने धर्म सहित हैं, क्योंकि वो बाई नेचर है। मानव संस्कार अनुषंगी है, समझ के आधार पे जीता है। तो जब तक मानव का समझ एग्जिस्टेंस से मैच नहीं कर जाएगा तब तक वो अपने धर्म के साथ नहीं हो सकता। तो मानव इवोल्यूशन की प्रक्रिया में है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। और इस क्रम में जैसे जैसे हम पहचानेंगे कि समाधान बराबर सुख, तो बेसिकली धार्मिक व्यक्ति का पहचान हो गया कि मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का सदुपयोग करता है। मानव लक्ष्य की क्लैरिटी होगी तो तन मन धन का सदुपयोग करेगा। उसके पहले हम धार्मिक होना चाहते हैं। चिन्ह प्रतीक कर्म कांड ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। तो जो गलती पीछे में मूल चाहत को पहचानने में हुई, जैसे हमने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल साइंस किया और उसको लक्ष्य माना, तो इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस मानव का लक्ष्य है या लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है? भी मैं इंजीनियरिंग करूं कि मेडिकल साइंस करूं, फाइनली मैं सुखी होना चाहता हूं। तो हमने रास्ते को लक्ष्य माना, लक्ष्य में भी यही गलती हुई, धर्म में भी वही गलती हुई। हमने प्रतीक चिन्ह कर्मकांड को धर्म माना, प्रतीक चिन्ह कर्मकांड धर्म नहीं है, इसको धर्म माना, तो इसमें विरोध पैदा हो गया। आपने पीला पहना है, मैंने दूसरा पहना है, काले वाले का पीले वाले का विरोध हो गया। जबकि यदि जैसे हमने चर्चा किया कि है ना, देश में 10 बोर्ड हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है। यदि मेडिकल साइंस में जाना है तो नीट का एग्जाम दे दो और जो एग्जाम क्लियर करेगा वो चले जाएगा। तो अभी हमारी मुसीबत केवल इतनी है कि हमारे पास मानवता का कोई एग्जाम नहीं है। इसलिए कहा कि यदि नेचर में जितनी भी एंटिटीज हैं उनकी सभी नेचुरल एंटिटीज का कोई नेचुरल बिहेवियर है। यदि मानव रूपी एंटिटी है तो मानव का भी कोई नेचुरल बिहेवियर है ना। हमने ISI बनाया, ISO बनाया, क्यों बनाया? स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बनाया। हमारी ज्यादा परेशानी मशीन के साथ है कि ज्यादा परेशानी हमारी मानव से है? तो मानव का स्टैंडर्ड क्या होगा? मानव का स्टैंडर्ड क्या? एक अच्छे आदमी की पहचान क्या होगी? एक सही आदमी की पहचान क्या होगी? है ना। तो हमारे संविधान का जो बेसिक एक मतलब गैप है वो इतना ही है कि उसमें सही आदमी की पहचान ही नहीं है। जब सही आदमी की पहचान नहीं होगी तो सही आदमी की पहचान नहीं होगी तो मैं कैसे सही आदमी का सम्मान करूं? तो हमारे घर की प्रॉब्लम कितनी है? हमारे घर की प्रॉब्लम भी इतनी है ना कि पति को लगता है मैं ठीक हूं, पत्नी को लगता है तुम ठीक नहीं हो, माँ बाप को लगता है बच्चे ठीक नहीं है, बच्चों को लगता है माँ बाप ठीक नहीं है। तो सही गलत का आधार व्यक्तिगत होगा, सांप्रदायिक होगा, देश के आधार पे होगा कि सार्वभौम होगा। तो जब तक सही गलत का आधार सार्वभौम नहीं होगा, मानव की पहचान का आधार सार्वभौम नहीं होगा, तो यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स यदि ISI हो सकता है, ISO हो सकता है ना, तो UHS की भी जरूरत है। यदि ऐसा स्टैंडर्ड मानवीय आचरण का, सार्वभौम मानवीय आचरण का, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट का कोई मापदंड पहचाना जा सकता है, जो कि पहचाना जा चुका है, यदि ये पहचाना गया मापदंड बाई एजुकेशन परकुलेट होता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जैन विधि से आता हूं कि बौद्ध विधि से आता हूं कि हिंदू विधि से आता हूं कि क्रिया विधि से आता हूं कि साधना विधि से आता हूं, मानवता कितनी पाई, खत्म। फिर लड़ाई नहीं होगी ना। फिर आप पीला पहन लो, मैं काला पहन लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे घर में जिन महापुरुषों से मैंने प्रेरणा पाई है मैं उनका फोटो लगाऊंगा, आपके घर में आपने जिन महापुरुषों से फोटो पाई है
प्रेरणा पाई है, आप उनको फोटो लगाओगे, उसमें मेरे को कोई द्वेष नहीं होगा। आप माला जपते हो तो मेरे को कोई द्वेष नहीं होगा भाई। अच्छा, और ये भी संभव है, जैसा हमने चर्चा किया, इसी क्लास में किसी को लिख के समझ में आता है, किसी को बिना लिखे ज़्यादा समझ में आता है। कोई लोग ऑडियो में ज़्यादा ठीक लगता है, कोई लोग राइटिंग में। तो हमारी जर्नी के हिसाब से, जैसे हमारी परंपरा ने भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग अलग पहचाना है, तो हमारी अपनी जर्नी के हिसाब से भी हमारी कोई जर्नी हो सकती है। तो यदि उसका भी सम्मान किया जाए, तो उस सेंस में भी देखा जाए, तो यदि हमारी पूरी जीवन शैली में भी देखेंगे, हमारे घर में ही लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग बहुत कर्म प्रधान हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान प्रधान हैं, कुछ लोग थोड़ा सेवा प्रधान हैं। अपने परिवार में ऐसे लोग अपने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो जर्नी है उसका भी सम्मान किया जाए। यदि कोई चीज़ किसी को थोड़ा आराम देती है तो स्वागत योग्य है। भाई हमारी परंपरा ने तो, है ना, अभी बात होती थी चार वाक सिद्धांत से लेके, है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, आस्तिक नास्तिक, सबको साथ लेके चले ना। तुम रिजल्ट ले आओ यार, कैसे भी ले आओ। तो विधियों से प्रॉब्लम नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। जब तक एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है तो मैं अपने आप को अच्छा बताऊंगा, और मेरे को अपने आप को अच्छा बताने के लिए आपको बुरा बताना पड़ेगा। बढ़िया। तो बस एब्सोल्यूट मापदंड के, निरपेक्षता जब गायब होती है तो सापेक्षता हमारी बाध्यता बनती है। जहां निरपेक्षता उपलब्ध है, एब्सोल्यूटनेस उपलब्ध है, वहां कोई झंझट नहीं है। यदि मुझको मानवता पहचान में आती है, मुझको मानव पहचान में आता है, तो मेरे को बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हो, कि आप हिंदी बोलते हो, आप काला पहनते हो, कि आप माला करते हो, कि आप ध्यान करते हो। हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि आपके परिवार का हाल कैसा है। मैं 8 घंटे साधना करूं और परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, तो पूछना पड़ेगा ना यार, फिर क्या हुआ इससे? बच्चा क्यों हमसे नाराज है? बच्चा कहता है तुम्हारे पूजा को देख के तुम्हारी आचरण मैच नहीं करता है, तो बच्चा का पूजा के प्रति श्रद्धा नहीं होता है। यदि मेरी पूजा से मेरा आचरण ऐसा होता है जिसके प्रति मेरे बच्चे की श्रद्धा बनती है, यार ऐसा आचरण तो मेरे को भी चाहिए। भाई हमारे परिवारों में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सेलिब्रिटी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने की दौड़ तो है। कहाँ ये दौड़ है कि हम मानव बने? क्योंकि मानव तो उसको दिखाई नहीं देता आजू बाजू। तो जिस दिन उसको मानव दिखने लगा, उस दिन वो तो मानव बनना, भी मानव होना तो सबसे ऊपर आ गया ना। आखिर हम सारी जिंदगी में सारी डिग्रियां, उपलब्धियां पाके फाइनली तो इसी शरण में आ रहे हैं, यार मानव होना अभी शेष है, उससे हमारी तृप्ति नहीं हुई है। इंजीनियर बन के हमारी तृप्ति नहीं हुई तो हमको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि स्किल मेरी पहचान का आधार है कि चेतना मेरी पहचान का आधार है। मेरे को स्किल से तृप्ति मिलती है कि चेतना से तृप्ति मिलती है? तो चेतना से कम में तृप्ति नहीं है। जब तक कोई चीज नहीं पाए तब तक लगता है कि पाके बहुत बड़ी होगी, पाने के बाद वो शून्य हो जाता है। संसार को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, अपने एहसास के लिए कुछ नहीं होता है। क्या निष्कर्ष निकला? लिख डालिए, क्या समझ में आया? धर्म को लेके हमने चर्चा की है ना। इस पूरी चर्चा से मेरे लिए क्या मिला, मेरे सोचने समझने में क्या चेंज आता है, और क्या संभावना आगे दिखाई देती है? कार्यों की एक समझदार मानव के साथ में जब उसके आसपास लोग हैं, ऐसा तो हो ही सकता है ना कि वो अपनी मान्यता के अनुसार इंटरैक्ट करते हैं, तो वो उनका व्यवहार मान्यता से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी समझ से इंटरेक्ट करते हैं और आपको आपका स्पेस देते हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप समझदार हैं और मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं तो अपने चश्मे से आपको देखूंगी। हाँ, अब आप मेरे को सही भी लग सकते हैं, आप मुझे गलत भी लग सकते हैं। बिल्कुल लग सकते हैं। तो ऐसे में आपके समझ का मापदंड मैं कैसे हो सकती हूँ, फिर मेरी फुलफिलमेंट कैसे हो सकती है? हाँ, इसका मतलब यही, देखो यही तो परेशानी है। हमारी सारी परेशानी इतनी है कि आप मान लो आप बेटी हो, मैं बाप हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक हूँ, आपको लगता है कि आप ठीक हो, मेरे को लगता है कि आप मेरे को नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो। तो हमारी सारी लड़ाई इस बात की, और लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, लड़ाई मेरे अंदर भी चल रही है कि मेरे को लगता है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, ये करूँ कि ये करूँ, मैं गलत हूँ कि वो गलत है, मैं सही हूँ कि वो सही है। तो एक कन्फ्लिक्ट मेरे भीतर भी चल रहा है। तो कन्फ्लिक्ट मेरे भीतर भी चल रहा है, यदि मैं नहीं समझा हूँ। वो कन्फ्लिक्ट हम दो के बीच में भी चलता है, वो कन्फ्लिक्ट समाज में भी चलता है और देशों में भी चलता है। तो फाइनली ये हुआ
कि जब तक वो यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स का क्लैरिटी हमको बाई एजुकेशन नहीं मिल जाएगा। शिविर की अपनी एक सीमा है, 7 दिन के ड्यूरेशन में हमारा एक बार को एक विंडो से खुली हवा का झोंका आ सकता है, लेकिन वो झोंका मेरे भीतर सेटल हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। तो इसलिए फाइनली यही कह रहे हैं कि यदि हम बाई एजुकेशन इंजीनियर डॉक्टर तैयार कर पाए तो क्या हम बाई एजुकेशन एक आदमी तैयार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि 12 साल 15 साल 20 साल हमारे पास पर्याप्त टाइम है। यदि उस पर्याप्त समय में जिस तरह से हम एटम का अध्ययन कर पाए, हम सेल का अध्ययन कर पाए, हम यदि मानव का अध्ययन भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन में कर पाते हैं, तो जिस तरह से आज हमारी एटम के बारे में क्लैरिटी है, यदि एटम को ठीक से पढ़ेगा तो लगभग हम एक ही जगह पहुंच जाते हैं। यदि मानव को भी हम ठीक से समझेंगे तो फिर जो मैं जिसको समझ रहा हूं वो उसको आप भी समझेंगे। यदि मानव तो एग्जिस्टेंशियली एक ही है ना। यदि तो सूत्र है कि मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। जब हम अनेक होते हैं इसका मतलब हम गलत हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गैप है। एटम एटम है, सेल सेल है। जब तक मैं उसको पूरा नहीं समझता हूं, मैं एक होता ना 6 अंधों ने हाथी देखा। जब 6 अंधों ने हाथी देखा तो अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आंख खुली होगी तो आंख खुली आदमी देखेगा तो हाथी कैसा दिखाई देगा, तो हाथी ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस में रियलिटी एक है, एटम एटम है, सेल सेल है, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है, उसमें हार्मनी है, हार्मनी के पीछे कोई मैकेनिज्म है। यदि हम उसको पूरा समझेंगे तो कैसा समझेंगे, एक जैसा समझेंगे कि अलग अलग समझेंगे, तो वहां पे आके वो मैच कर जाएगा, उससे कम में मैच नहीं करेगा। उससे कम में ये संभव है कि मान लो मैं बाप हूं और मैं समझा हुआ हूं, आप मेरी बेटी हो, तो मैं अपना व्यू पॉइंट आपके सामने रखूंगा, प्रस्ताव के रूप में समझ रखूंगा। आप सहमत नहीं होगे तो आपको स्पेस दूंगा और आपको समझने के लिए आगे और मौका दूंगा। तो उसमें कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, साथ चलने की गुंजाइश बनेगी, संवाद की गुंजाइश बनी रहेगी और धीरे धीरे पर्कुलेशन होता रहेगा। तब तक के फिर आपके प्रमाण का क्या होगा? मेरा प्रमाण मेरे साथ है, तब तक प्रमाण नहीं है। प्रमाण का मतलब है कि दूसरे आदमी में मल्टीप्लाई हो जाए, तो तब तक मैं अपने भाव और विचार की स्थिति में अपने में स्टेबल हूं। ठीक, मैं दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता हूं, मैं दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखता हूं। लेकिन यदि आप अलाउ करोगे तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं। आपको अभी आवश्यकता नहीं है तो शुभकामनाएं दे सकता हूं, इसमें क्या झंझट है। फिर चाहे मेरा बेटा है कि मेरी पत्नी है, फिर जगह बन जाती। प्रॉब्लम जब आती है कि जब मैं अपनी मान्यता आप पे थोपना चाहता हूं, आप मेरी मान्यता अपनी मान्यता मुझ पे थोपना चाहते हैं। सोचो ना, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पूरे ब्रह्मांड तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट में हैं? तो मैं कहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब यदि जीवन क्रिया के रूप में बात करेंगे तो मन वृत्ति चित्त तक सारा कॉन्फ्लिक्ट है। साक्षात्कार बोध के आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यदि हमारे बीच में असहमतियों का दौर है, इसका मतलब है चित्त और वृत्ति के बीच में सारी बात हो रही है, मन वृत्ति चित्त में बात हो रही है। जब तक साक्षात्कार वो जगह है जहां रियलिटी को हम जैसा है वैसा देख सकते हैं, उस लेवल के पहले कॉन्फ्लिक्ट ये बताता है कि यात्रा अभी शेष है। बढ़िया, चलिए जी, माइक। मैं आपका परिचय करा दूं पहले। आप सत्यपाल जी हैं और बागपत हापुड़ के पास एक जगह है, वेस्टर्न यूपी में आती है। मैं उधर आज मेरी तरफ देख रहे सब लोग, उस साइड में आ जाओ अगर आप अलाउ करेंगे तो। हाँ, लेकिन समय की सीमा रहेगी, अभी लंबा नहीं चल पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उसी पे चलेंगे। मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ। सत्यपाल जी IPS ऑफिसर रहे और मुंबई के कमिश्नर रहे, अभी सांसद हैं, और मैं भी आपका नाम सुनता रहा हूँ, बहुत सम्मान के साथ आपको याद भी करते हैं। कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी और NCR में कुछ अच्छा करने का प्रयास हिम्मत का काम है। मैं ऑडियंस का परिचय आपसे करा देता हूँ।
ये अधिकांश ऑडियंस गुजरात की है, इसमें कुछ भाग एनसीआर और उत्तराखंड के हैं और कुछ एक दो जगह से और होंगे। और राजस्थान गुजरात में काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा दर्शन और इसके आधार पे एजुकेशन और सामाजिक परिवर्तन का काम चल रहा है। हमारी कुछ आस्था थी कि गंगोत्री और आसपास में भी शिविर किया जाए, तो हम सब लोग चल के यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं चल रहा है क्या? ठीक है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोमत्यागी जी का धन्यवाद करता हूँ। सॉरी, मेरा गला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप सब लोगों से मिलकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे बात बहुत अच्छी लगी आपकी, इसलिए मेरा मन किया कि मैं 2 मिनट अगर आप अलाउ करेंगे 5 मिनट तो अपनी बात करता हूँ। देखिए, हम लोग जीवन में सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, सरकार भी सब चीज़ों की प्लानिंग करती है। आप लोग भी प्लानिंग किया कि गंगोत्री जाना है। गंगोत्री जाना है तो भाई कपड़े कैसे चाहिए, ठंड हो सकती है, जूता कैसा चाहिए, प्लानिंग करती है। सरकार सड़क बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, लेकिन सरकार ने अभी तक मानव निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई है कि मानव का निर्माण कैसे हो सके। आज दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने मानव निर्माण की समस्या, उसका कोई योजना नहीं बनाई। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ देखिए, हमारी जो संस्कृति है, एक तो संस्कृति और कल्चर में बहुत बड़ा फर्क है। संस्कृति एक अलग चीज है। संस्कृति ऐसी जो संस्कार देती है, वो तो जो आदमी को जो पैदा होता है उसको अच्छा इंसान बना सके, मानव का बना सके, उसका नाम संस्कृति है। कल्चर अलग अलग होती है, कल्चर कल्ट से बनती है। मेरा कल्ट अलग है, उनका कल्ट अलग है, तो उससे अलग अलग बनती है। इसलिए बोलते हैं ये अमेरिकन कल्चर है, ये दूसरी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, ये साउथ इंडियन कल्चर है, अलग अलग बोलते हैं। तो आपकी बातों से मैं बड़ा प्रभावित इस बात से हुआ। देखिए, ये गंगोत्री में हम लोग आए हैं। गंगा का जो सबसे शुद्ध पानी है, सबसे अच्छा पानी, वो कहाँ मिलेगा? गंगोत्री में मिलेगा, क्योंकि गंगा यहीं से चली है। जैसे जैसे गंगा चलती है, उसमें नदी नाले मिलते चले जाते हैं। नदी नाले मिलते चले जाते हैं, शहरों की गंदगी भी मिलती चली जाती है। जब शहरों की गंदगी मिलती चली जाती है, तो ये गंगा इतनी पवित्र नहीं रह पाती। ठीक ऐसा ही हमारे साथ ज्ञान के साथ भी हुआ। ऐसा ही मानव की, जिसकी हम बात करने की, मानव की परिभाषा क्या है, उसके साथ भी यही हुआ, और धर्म के साथ भी यही हुआ। जब दुनिया बनी, कोई बोल सकता है दुनिया में कि गंगा किसने बनाई? गंगा किसी आदमी ने नहीं बनाई। जब गंगा किसी आदमी ने नहीं बनाई, मानव भी किसी आदमी ने नहीं बनाया। मानव की परिभाषा भी कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सही परिभाषा कहां से आएगी? सही परिभाषा, मानव की सही परिभाषा क्या है? जैसे गंगा की मैं बात कर रहा हूं कि गंगा जैसे चली, धर्म भी ऐसे ही चला है। धर्म के बारे में दुनिया का कोई आदमी आज तक, हजारों वर्षों से आज तक, कोई भी आदमी आपको धर्म के फील्ड में नई बातें नहीं बता सकता। इस्लाम धर्म बोल लीजिए, जैन धर्म बोल लीजिए, हिंदू धर्म बोल लीजिए, उसमें कोई आदमी कहने कि मैंने बड़ी पीएचडी किया, बड़ा रिसर्च किया, अरे मैंने नई बात खोजी जो पहले नहीं मालूम था, ऐसी एक भी बात नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, देखिए जब आदमी बना, तो हम ये मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि दुनिया अभी बनी है। दुनिया जब बनी है, दुनिया बनी है, साइंस तो मानती है, हम माने या मत माने, दुनिया बनी है, धरती एक दिन बनी है। धरती बनी तो सबसे पहले इस धरती पर आदमी आया, इंसान आया। वो जब इंसान आया, उसको उसमें किसने पढ़ाया होगा, ये सवाल पैदा होता है। उसका टीचर कौन था? जब धरती पर आदमी आया, उसका इंसान कौन, उसका टीचर कौन था? हमारे टीचर तो हमारा टीचर था, हमारे टीचर का भी टीचर था, उसका भी कोई टीचर था, लेकिन जो सबसे पहले धरती पर लोग आए, उनका टीचर कौन था? ये सोचने की बात है। हम कहते हैं उनका टीचर सबसे बड़ा जो था, हम माने या माने, लेकिन ईश्वर है। हम धरती में आकर्षण शक्ति है या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे मैं तो नहीं मानता तो तुम्हारी गलती है, लेकिन दुनिया मानती है। ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर ने सिखाया। और इसलिए धर्म भी उन्होंने बताया। और धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा ये है, मानव की सबसे बड़ी परिभाषा ये है, मानव वो सबसे अच्छा है जो जैसा अपने साथ चाहता है ऐसा ही दूसरों के साथ करे।
जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं कि मैं भूखा न रहूं तो दूसरे को भूखा ना रहे। मैं चाहता हूं मेरी कोई बेइज्जती ना करे, मैं दूसरे की बेइज्जती ना करूं। मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, मैं दूसरे के साथ झूठ ना बोलूं। मेरी कोई चोरी ना करे, मैं दूसरे की चोरी ना करूं। जैसा मैं अपने साथ चाहता हूं, जैसा मैं अपनी आत्मा में चाहता हूं, ऐसा मैं जब दूसरों के साथ करना शुरू करूंगा, यही मानवता की परिभाषा है, यही धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा। बढ़िया, रुक सकते हैं आप। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मौका दिया। नहीं नहीं, माइक नहीं ले रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ। और कभी कभी समय मिलेगा तो हापुड़ सेंटर है ही है, वहाँ भी वर्कशॉप होती रहती हैं। जो कुछ आपने कहा है बढ़िया कहा है, लेकिन जहाँ मानवता खड़ी है, उस जैसा आपने मानव के बारे में कहा या सरकार के बारे में कहा, तो कुछ ऐसा काम हो गया है जिसमें कि खुश होने लायक कुछ स्थितियाँ बन सकती हैं। आप अधिकारी भी रहे हैं, अब राजनीति में भी हैं, तो एक अवसर बनता है कि कुछ चीज़ों को जमीन पर मैं ट्रांसलेट इस किया विषय का जा भी मैं इस विषय में बोलता हूँ। तो कभी मिलेंगे जी। बैठिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके आगे लेता हूँ। जी। थैंक यू, थैंक यू। भाभी जी को नमस्कार, थैंक यू जी। जी जी जी। सर, एक आज के दिन की उपलब्धि मेरी ये भी रही कि एक स्टैंडर्ड पता चला कि जब तथ्य प्रकट हो जाते हैं तो प्रभाविता अतिथ्यों की कम हो जाती है। आपको वो सब झेलने की आदत है, मुझे नहीं है। चलिए, बोल दो, अब इतनी बात है तो क्या है। एक सिंपल से आज के दिन की मेरी एक उपलब्धि, एक प्रयोग भी, एक टेस्टिंग होता है। आपने जब टेस्टिंग किया वो 2 दिन सब सुबह सुबह, शोषण का ही प्रकार है, फिर भी किया। वैसे ये कभी कभी ऐसा कुदरत तरीके से मतलब टेस्टिंग हो जाता है कि जहां कहाँ जा रहे हैं। तो एक टेस्टिंग ये बना, अभी जो बैठा था भीतर, तो जब तथ्य उजागर हो जाते हैं तो अत्यर्थों की प्रभाविता कम हो जाती है। ऐसे ही है। देखिए, मैं जो कल काकड़े जी से कह रहा था सभा में, मैंने कहा कि इतना पावरफुल है आदमी के भीतर इवोल्यूशन का प्रोसेस कि पूरी धरती का साम्राज्य उसको छू ना सके। एक आदमी इतना एम्पावर्ड हो सकता है, किसी का सम्मान बनाए रखना एक बात है ना, लेकिन वो प्रभावित नहीं करता है, बल्कि फिर ऐसा लगता है कि इसका सम्मान बचा रहे। बचाने के साथ कैसा किया जाए। तो देखो, मेरे को लगता है कि मैं मतलब इसी आशा के साथ किसी काम को 20 सालों तक अपने साथ बनाए रखना, जिसमें कि एक समय वो था कि जब लोग हमको पागल ही कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, यही कहते थे, ये सबसे नहीं कुछ बनेगा, लगातार नेगेटिव ही सुनने को मिला है, घर से लेके आसपास तक, और बहुत नज़दीक के मित्रों से, है ना, जो साथ चल रहे थे उनसे भी। लेकिन एक बात पे भरोसा, देखिए, जब मैं जीवन विद्या में आया था तो तब ये युवाओं की चीज़ नहीं थी। तब ये मैं इसको कुछ ही लोग समझेंगे ऐसा नोशन था, कुछ ही लोग समझेंगे एकदम। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ गंगोत्री के शिविर को मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरीली थोड़ा सा हाई लेवल पे लिया, मतलब जो सामान्य शिविरों से पुराने लोग इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मेरा भाव भी वैसा रहा और कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ऑडियंस भी ऐसी है कि जो बहुत चुनिंदा लोग आए हैं और जो गंगोत्री तक पहुंचा है वो बहुत फिर अपने मन से ही पहुंचा है, इतनी दूर यात्रा करके कोई ऐसे नहीं आएगा। तो ऐसा भी भाव बना रहा। तो फिर मैंने वो सीमाएं नहीं रखी जो हम परिचय शिविर में एक एक स्टेप करके ना देते हैं, फिर जो जैसा भाव आता गया वैसा अपन चर्चा करते गए। तो अभी धीरे से ये समझ में आ रहा है कि युवा भी इससे कम में सुनने को तैयार नहीं हो रहे। अब ये समझ में आ रहा है, इससे कम में इन युवाओं से बात नहीं हो सकती। हाँ, वालूकड़ का हमने देखा ही, तो ऐसे लगती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वो गंगा निकलती है ना, तो बहुत छोटी सी निकलती है, और जब मैदानों में पहुंचती है तो किस विशाल रूप में पहुंचती है। तो शायद वो दिन अब बहुत दूर नहीं। चलिए, मानव को लेके हमने चर्चा की। तो अब ये मैं दिल्ली में दरियागंज है,
लाल किले के पास। वहाँ हमारी एक डाइट है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो आना जाना बना रहता है। तो एक दिन मैं गया तो वो टीचर ने कहा कि सर वो बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। उनके साथ पहले कभी एक आध दिन की शेयरिंग हो गई थी, तो मेरे पास भी टाइम था, तो 1 घंटे के लिए बात कर लेते। तो सारे बच्चे थे और टीचर्स भी बैठ गए। तो बच्चों ने शुरू किया, सर मेरी मम्मी कहती है कि धर्म विशेष के लोगों से बात नहीं करनी है, पर मेरे को बात करना अच्छा लगता है, इसमें आपका क्या कहना है? दूसरी बच्ची कहती है कि ये अल्लाह ईश्वर एक है कि अलग अलग हैं, और ये अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग किसने बनाया और इसको हम क्यों झेल रहे हैं? अब टीचर सन, वो एकदम घोर मुस्लिम इलाका है, वहाँ अल्लाह ईश्वर पे बात करना, इस तरह की चीज़ों पे बात करना बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है। तो उनसे फिर पूरा ईश्वर खोल दिया। उसके बाद जो सबकी बॉडी लैंग्वेज थी, और एक बेटी जिसका फादर अरब में काम करता था, मुस्लिम बेटी थी, उसने ये शिविर होने के बाद अपने फादर से बात किया कि पापा पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए, है ना। बहुत पैसा हमने देख लिया। वो तो एक बार अरब गए, तो मतलब सऊदी गए, तो 6 महीने 1 साल 2 साल में आना जाना होता है, पैसा भेजते रहते हैं। तो जब आवश्यकता की बात हो गई, शरीर की आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता, तो उसको तो समझ में आ गया शरीर की आवश्यकता के लिए तो पहले से पर्याप्त हो गया है ना, और पापा हमको मिलते नहीं और आगे मिलेंगे भी नहीं। तो उस लड़की ने जिस तरह से अपने पापा के साथ में बात की, उसके पापा ने अपना बिजनेस वाइंड अप करके इंडिया शिफ्ट हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार यदि सच्चाई की क्लैरिटी बनती है तो हमको कुछ भी नेगेटिव कहने की ज़रूरत नहीं है। सत्य अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो रास्ता बनाएगा। और अब ये भी लगता है कि जो भी तमाम धर्मों के लोग हैं, जो भी तमाम जिन्होंने दुकान चलाई है या जिन्होंने कुछ और किया है, आखिर वो भी किसी सुख की तलाश में ही कर रहे हैं, है ना। मामला तो इतना ही है, अब अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना होगा है ना। किसी सुख की तलाश में कर रहा है। यदि लोगों को उससे बड़ा कोई सुख दिखाई देगा, उधर चल देंगे। धर्म पर हमने बात की, तो ये धर्म को जब हम कह रहे हैं, तो यहां जब न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, अब देखो जब आगे चलेंगे, जब बुक्स को समझने के लिए चलेंगे, तो धर्म शब्द बहुत परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? कभी धर्म शब्द यूज हो रहा होता है 4 अवस्थाओं के साथ, तो 4 अवस्थाओं का अपना अपना धर्म है, और कभी धर्म यूज हो रहा है मानव धर्म के लिए। तो हमको वो सेंस लेना पड़ेगा कि अभी ये धर्म शब्द यहाँ पे, जैसे पदार्थ का धर्म होना है, तो कई जगह में ये धर्म पदार्थ 4 अवस्थाओं के धर्म को एक साथ इंगित कर रहा होता है। तो जब ये धर्म मानव धर्म को इंगित करेगा, तो बेसिकली फिर भयमुक्त समाज की बात आएगी। सारे मानव यदि अपने होने के सुख धर्मी होने को पहचानते हैं, सारे मानव यदि यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स को पहचानते हैं, यदि मानव को अध्ययन पूर्वक मानव की पहचान बनती है, तो क्या विश्व के किसी मानव को हम नकार पाएंगे? मानव के रूप में, चाहे वो कितना भी बुरा सही। मूल में तो समझ में आता है ना कि भाई जीवन ही है, जीना ही चाहता है, गलती करना नहीं चाहता है ना, अपनी पहचान चाहता है, अपनी पहचान के लिए इनसिक्योर है, इसलिए जो भी तमाम दुकानदारी उसने फैलाई है। तो इसलिए धर्म के स्तर पे जाएंगे तो धरती के सभी मानव हमको एक साथ स्वीकार हो जाएंगे। तो धर्म अपने में स्वीकार हो जाए, है ना। जैसे अभी मैं आपको कैसे देखूं, पहले हम कैसे देखते थे एक दूसरे को, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष, अब कैसे देखें? आप भी सुखी होना चाहते हैं, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, एक ही राह के यात्री। अब क्या फर्क पड़ता है कि आपकी एज क्या है, क्या फर्क पड़ता है कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कपड़ों के बियॉन्ड, शरीर के बियॉन्ड जाके जब आपको देखना शुरू करता हूं, तो मैं और आप एक जैसे हैं और एक ही राह के यात्री हैं। यहां वो आधार बनता है जहां मेरे भीतर से घृणा, द्वेष, प्रतिक्रिया सब कुछ गिर जाए, और मेरे भीतर से ये गिर सके तो मैं इवॉल्व हो सकता हूं। बैगेज को लेके मैं इवॉल्व नहीं हो सकता। बढ़िया, ये क्लैरिटी बनती है। तो यहाँ पे जब न्याय बोल रहे हैं तो मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ जीने के स्वरूप की बात आई। जब धर्म बोल रहे हैं तो मानव धर्म बोल रहे हैं, तो बेसिकली अखंड समाज की बात कर रहे हैं। ठीक, जब सत्य बोल रहे हैं तो सत्य को कल खोलेंगे। जब सत्य बोल रहे हैं तो अभी के लिए इतना
कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो, इसकी बात कर रहे हैं। यदि मैं ब्लॉक में अब उधर ले जाऊं तो देखो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक समझ में आया कि मानव का मूल चाहत एक, मूल क्षमता मानव में एक, सेम, और क्या ये धरती अपने आप में एक, मानव का धर्म अपने आप में, मानव धर्म एक। अब थोड़ा सा जाति को समझ सकते हैं। जाति क्या है? जाति क्या है? इस जाति से पिंड छुड़ाने की बहुत कोशिश की हमने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जाति बदल के अपना नाम भारत रख लिया। हाँ, हमारे एक मित्र हैं सत्यप्रकाश भारत, तो भारत भी एक जाति है, फिर एक नई जाति बन गई। तो जाति से हमने पिंड छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाति से पिंड नहीं छूटता है। तो जाति क्या चीज है? धर्म समझ में आ गया? धर्म क्या चीज है? मानव के होने का स्वरूप। और धर्म सही अर्थों में मानव के होने का स्वरूप है, जीवन के होने का स्वरूप है, कि शरीर के होने का स्वरूप है? जब मानव धर्म की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन जीना चाहता है? तो जीवन जीना चाहता है, तो बेसिकली जीवन की बात कर रहे हैं। चलिए, जाति क्या है? जाति क्या है? अभी क्या बोलते हैं? तेली, सुनार, व्यवसाय को हमने जाति के रूप में देखा। तो बेसिकली इससे ये समझ में आया कि जिस तरह से धर्म जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है, जाति शरीर की मौलिकता को व्यक्त करती है। क्या मतलब? तो अब ये समझना है कि मानव की जाति एक है कि मानव की जाति अलग अलग है। तो धरती के सभी मानव के शरीर एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? शरीर तो अलग अलग हैं। जैसे किसी शिविर में मेरे को किसी ने बताया कि अफ्रीका की कोई जाति है जो 100 मीटर की रेस में हमेशा वही लोग जीतते हैं, जमैका पता नहीं कहाँ का है। तो वहाँ का भौगोलिक स्थिति और उनके शरीरों की संरचना दौड़ने के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी, जो भी मेरे को नहीं पता है ना। तो अफगान शरीर, रशियन शरीर 6 फुट से कम मिलेगा ही नहीं। तो रशिया से जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो 5 फुट से ऊपर, 5 फुट के आसपास ही मिलता है। ठीक, वो भिलाई स्टील प्लांट है रायपुर के पास, तो वो रशियन लोगों ने लगाया था। तो बहुत सारे रशियन यहीं रह गए जिन्होंने शादियां कर ली। तो बिल्कुल एक मिसमैच देखने को मिलता है। तो शरीर को देखें तो हमारे शरीरों के रंग, रूप, प्रकार, ताकत अलग अलग दिखाई देता है। तो इसका मतलब मानव की जाति एक है कि अलग अलग है? बोलो भाई, कैसे मान लें? नारा लगाने से तो होगा नहीं। मानव धर्म एक, मानव जाति एक, कैसे एक? गाय के भी 2 ही हैं, गाय के भी 2 ही आंख है। अच्छा, आकार देखो, बॉडी यदि देखा जाए तो चीते और शेर की भी एक जैसी है। नहीं, यदि चीते की और शेर में जाएंगे तो जाति एक है, प्रजातियां अलग अलग। तो मानव यदि मतलब जाति का मतलब समझने की बात कर, हाँ हाँ
तो लेकिन विदिन जब चीता और शेर को देखते हैं तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। मानव को देखते हैं तो काफी अलग अलग भी दिखते हैं। कैसे माना जाए कि एक है? शरीर की ताकत अलग अलग है, शरीर की हाइट अलग अलग है, उसके हिसाब से उनकी कोई, है ना। अल्टीमेटली हमारे सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड, सारे मतलब सिर्फ हमारा चेहरा और साइज। नहीं, यदि आप देखने जाओगे ना, तो यदि आप जैसे ब्लड को ले लो, किन्हीं भी दो लोगों का ब्लड का सैंपल के सारे पैरामीटर्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। प्लेटलेट्स और ये और TSH और वो जो भी कुछ तमाम इतनी सारी चीजें हैं, उस ढंग से देखने जाओ और एक मिल भी गए। हमारे घर में शरीर सारे एक जैसे हैं, हम कहाँ एक जैसे हो रहे हैं? तो शरीर को भी जैसे ये भी कोशिश हुई कि वाइट लोग बाई बर्थ ज्यादा स्मार्ट होते हैं या ज्यादा चेतना वाले होते हैं या जो भी अच्छे होते हैं, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ नहीं है। तो फाइनली यदि एक माना जाए तो उसका आधार क्या है? हाँ, बस। तो ये जब तक हम किसी चीज को प्रयोजन के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे कि आखिर शरीर का पर्पस क्या है। लेकिन भैया जब ऊंची चीज पकड़ में आ गई तो उसके नीचे में जाने की क्या जरूरत है? जब धर्म पकड़ में आ गया कि मानव धर्म एक है, तो जाति तो को छोड़ अब दे। जाति में छोड़ दे जाति को, तो Confusion जाति बनाए। तो बहुत मतलब उसके साथ ही खत्म हो गई क्यों ना खत्म? भैया। कहाँ खत्म हो गई? हमने बनाई है ना जातियां। हमने बनाई है तो बनी हुई है, खत्म कहाँ हो रही है? जब तक उसको क्लैरिटी नहीं करेंगे, जब हाँ, तक उस वो पर है। बात नहीं करेंगे, तब तक खत्म नहीं होने वाली। जी। और जाति के आधार पे हम बड़े छोटे के साथ बने हुए हैं। मानव में जो ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है वो जाति के आधार पे बना हुआ है। उसको हैंडल नहीं करेंगे तो कैसे उससे मुक्ति पाएंगे? ऐसा बोल रहा हूं। करना ही पड़ेगा। हाँ जी। और स्त्री पुरुष तो एकदम अलग अलग है और बहुत गहराई में माना जाता है कि पुरुष और स्त्री में भेद, पुरुष और स्त्री में क्वालिटेटिव भेद है। और कुछ धर्मों में तो ये माना जाता है कि पुरुष को मुक्ति हो सकती है, स्त्री शरीर में मुक्ति हो ही नहीं सकती है, उसको पुरुष शरीर में आना होगा, है ना। मतलब संसार के बहुत सारे धर्मों कुछ में नहीं भैया, सभी धर्मों में यही है। किसी ने बहुत पुण्य करके स्वर्ग में जाओगे तो स्त्रियों को क्या मिलेगा, ये किसी धर्म ने नहीं बताया है। हाँ, ठीक सिर्फ बात। पुरुषों को क्या मिलेगा क्या यही बात, बताया है। क्या क्योंकि लिखने वाला पुरुष रहा होगा। पुरुषों को अप्सरा में, मतलब गया वो जो इन्होंने बात कही, वो गया वहीं तक ध्यान, उससे आगे जा ही नहीं रहे हम। धर्म में भी उससे आगे नहीं बढ़ रहे। भाई अच्छा काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी। आजकल अप्सरा इधर ही मिलती है, तो क्या उधर का प्रलोभन है? नहीं नहीं, हाँ, और रहने दो। तुम्हारा मिस्चीवियस दिमाग काम कर रहा है। हाँ, अप्सरा का पैरेलल तो कुछ होता नहीं है। अरे इनको आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ जाते हैं। वो तो धन्य हुए, एक ऐसा दर्शन मिल गया जो इनकी बोलती बंद किए हुए है, तो क्या क्या करते। हाँ जी। तो सार बात ये निकली कि जाति क्या है। तो जाति क्या है कि जब तक हम पर्पस के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आया कि शरीर का पर्पस क्या है। तो शरीर का पर्पस इतना ही है कि वो जीवन जागृति के लिए साधन है। शरीर का पर्पस इतना ही है कि वो जीवन जागृति के लिए साधन है। तो धरती के सभी शरीर, स्त्री और पुरुष सहित, गोरे और काले सहित, अफ्रीकन और अमेरिकन सहित, धरती के सभी शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है। इसलिए मानव जाति एक है। कौन पहले समझेगा? जो ध्यान देगा वो समझेगा। समझने के लिए शरीर, ब्रेन सहित पूरा शरीर अपने आप में समान रूप से सक्षम साधन है। उसमें ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी जाति विशेष या देश विशेष के लोगों का ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है इसलिए वो जल्दी समझ लेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
जो सुन नहीं सकते वो तो बेटा एक प्रॉब्लम हो गई ना। अब मेरा गला ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो अलग बात है, पर मुझको बोलना तो आता है। तो जो सुन नहीं सकते, कोई शरीर में कोई फॉल्ट हो गया, वो अलग बात है। हाँ, उनकी लाइफ का पर्पस सीमित हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यदि यदि कोई व्यक्ति है ना, आजकल दिव्यांग बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड बोलने की बजाय, यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो उसके साथ में मानव की पूरी गरिमा को व्यक्त कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है। यदि ब्रेन नॉर्मल नहीं है तो मानव की पूरी गरिमा को, उसका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। अब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो फिर खराब है, फिर उसकी सेवा करो, इतना ही काम है भाई। मार दो, इतना ही काम है, इंजेक्शन लगवा दो। नहीं, वो अपने को तय करना है। तो इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को हम मार दें, ऐसा भी कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। तो जब तक जिंदा है उसकी सेवा करें, इतना ही कर सकते। सेवा करने से सेवा करने वाले का चित्त शुद्धि होता है, सेवा करने वाले से उसकी आत्मीयता का विस्तार होता है। जिसको समझ में आता है वो करता है। हाँ, ये जब भी हम बिना अपेक्षा के कोई कर्म, जब भी हम बिना अपेक्षा के, बिना आर्थिक अपेक्षा के, बिना सम्मान की अपेक्षा के, है ना, जब भी कोई कर्म को हम सही अर्थों में अपने मानवता के विकास के लिए करते हैं तो वो हमको मदद करता है। सेवा को इसी अर्थ में देखा गया है, एक मानवीय एक्सप्रेशन के रूप में देखा। एक बच्चा छोटा रहता है तो उसको छोड़ दो, क्यों उसकी सेवा करना। बचपन में हमको 5 साल की सेवा लगती है, बुढ़ापे में फिर हमको 5-10 साल की सेवा लगती है। कौन करेगा ये? परिवार करेगा, परिवार पाएगा। हाँ जी, धारण कर रहा हूँ। जीव यात्रा जब समाप्त होती है, अंतिम समय पे ऐसा होता, मैंने सुना कि अंतिम समय में उसको पता होता है, जीव पता को नहीं होता है। अंतिम समय में वो चूज करता है नया मानव शरीर धारण करने 2 का। भाग में समीक्षा होती है, सुख दुख और स्वरूप कुरूप। तो मैं शरीर कैसा चलाना चाहता हूं उसका वो चॉइस लेता है, जैसी उसकी मानसिकता होती है। और क्या सही है, क्या गलत है, क्या उपयोगी था, क्या सार्थक था, क्या निरर्थक था, जिसको वो सही मानता है। अब सही था कि नहीं था, लेकिन जो उसने सही माना वो कैरी ओवर हो जाता है। तो उस वक्त वो दिव्यांग के रूप में तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता होगा। वो ठीक है। गर्भकाल में क्या घटना हुई, और है ना 9 महीने में क्या घटना हुई, किसको मालूम, ऐसी बात। हाँ जी, जाति समझ में आई? जाति समझ में आई है? देखो कितना हम इजी हो जाते हैं। एक्चुअली जब आप बोल रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं दर्शन की वो वाली बात याद आ रही थी कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा ही जाता है। तो मुझे लगा कि जब धर्म ही डिफाइन हो गया है और धर्म के आधार पे सब मानव एक ही हैं, तो अब नीचे जाने की, जाति को क्लैरिफाई करने की क्या जो छोड़ जरूरत देंगे वो है? अटका ही रहेगा। अच्छा, Exactly. धर्म तो बता दिया, जाति नहीं नहीं बताई। तो इसमें भैया बहुत बढ़िया हुआ कि जीवन में जो सुखपूर्वक जीने की आशा है उसके आधार पे धर्म डिफाइन हुआ, लेकिन शरीर जो एक सा साधन है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये शरीर समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा, उसके आधार पे जाति डिफाइन हुई। तो बहुत बढ़िया। नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर इस सेंस में है कि वो हमारा मनोबल, हमारा आज दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, उसकी अयोग्यता को अवसर मिलने से योग्यता में बदलने के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखना। इसकी जरूरत अपने आप में भी है, घर में भी है, समाज में भी है। तो अब हर चीज अब झंझट नहीं है ना। अब दूसरा कोई परेशान होता है, परेशान करता है, तो अपने को पता है, अच्छा ठीक है यार, जब हमारे पास गुरु मूल्य होता है फिर हम किसी लघु चीज से फिर वैसा हम रिएक्ट नहीं करते। काकड़े जी कुछ कहना चाहते हैं, विशेष कमेंट? माइक। काकड़े जी क्या है, हमारे वो लंगोटिया जैसे, और इन मामलों में उनकी एक आधिकारिक पकड़ है। ताऊ जी, इसमें ये तो समझ आ रहा है कि किसी और
का शरीर अगर जागृति के लिए सक्षम नहीं है इस शरीर यात्रा में, तो उसके लिए मेरी जागृति यात्रा में उसका क्या प्रयोजन है? सेवा। ये क्लियर हो गया। अब लेकिन जब हम फंडामेंटली जाति को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें सब इंक्लूसिव होना चाहिए। पर कुछ लाख दुनिया में लोग ऐसे हैं ही जिनका शरीर सक्षम नहीं है इस काबिल इस शरीर यात्रा में कि वो समझ पाए, तो क्या उनकी कोई अलग जाति होगी? नहीं, मौलिक रूप से शरीर सबका समान रूप से सक्षम है। भ्रमवश मानव ने जो गलतियां की हैं उसके परिणाम में वो शरीर ऐसा है। जितना भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, गर्भकाल में एंटीबायोटिक, तो जितने भी मानव ने जितनी गलतियां की हैं, नेचर में नेचुरली इस तरह की प्रोविजन है नहीं कि इस तरह की गलतियां हो। तो मतलब आज से कुछ लाख साल पहले गूंगे बहरे ऐसा एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? उसमें गलतियां क्या कम थी? पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं थे, कुछ और तरह की प्रॉब्लम रही होंगी। किस तरह की उस टाइम पे क्या रही होगी? गर्भकाल में जीवन शैली, मारपीट, किसी की लात पड़ गई, किसी का हाथ पड़ गया, क्या कुछ नहीं, भोजन ठीक से नहीं मिला, है ना, कितनी तरह की चीजें हो। मानसिकता में क्या है, मानसिकता की वजह से गर्भकाल में क्या उसके प्रभाव पड़ा, बहुत सारी चीजें। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ डिलीवरी हुई है, तो उसको गर्भकाल में बिल्कुल कुछ भी खाए वोमिटिंग, कुछ भी खाए वोमिटिंग, और घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, करते करते उसका वोमिटिंग से सारा जो भी मिनरल्स था सब कुछ निकल गया। फाइनली वो इफेक्ट ब्रेन पे आ गया, सोडियम पोटेशियम कुछ कम हो गया, अब ब्रेन उसका कहीं और चला गया, अब मामला ही कुछ और हो गया। अब उसके भीतर वो चित्त में अटक गया है, गर्भकाल का पेन उसके चित्त में अटका हुआ है। अब जब भी उसको सामान्य होश आता है उसको लग रहा है कि मेरे को वो पेन हो रहा है, जबकि उसका बच्चा हो चुका है, बच्चा मर गया है ना, बच्चा मर गया है, लेकिन वो जो उस समय का उसका चित्त था वो उसी पॉइंट पे अटका हुआ है और लगातार वो पेन फील करती है। उसकी सेवा कर रहे हैं। और कौन सेवा कर रहा है? जिस परिवार में उसकी माँ ने 20 साल, है ना, सेबाई के रूप में सेवा का काम किया, वही परिवार उसको अपने घर में रखे हुए है। उसको 15,000 रुपया पर मंथ का नर्स उसके लिए रखा हुआ है। खुद मिलके, सारे मिलके उसकी सेवा करते हैं। अपनी बाई की सेवा घर के सारे लोग, बहू बेटा माँ पिता सब मिलके उस बाई की सेवा करते हैं। उनके घर वालों के ना चाहने के बावजूद अपने घर में लेके आए हैं और वो सारे टूना टोटका उसका कराना चाहते हैं, है ना, और घर वालों की लापरवाही की वजह से वो हालत हुई है ना। ये परिवार उन सबको भी हैंडल करता है, उसकी जान बचाने के लिए अपना पूरा जिंदगी लगाए हुए है। बाई के लिए इतना लोग कर रहे हैं। BR भैया की फैमिली, BR भैया की फैमिली। हाँ जी। मन के आधार पे तो आपने बोला ठीक है कि मतलब सभी एक है, लेकिन शरीर के आधार पे तो जाति हो सकती है ना? हाँ, है ना। तो जाति का मतलब है वो शरीर की मौलिकता को व्यक्त करता है। धरती के सभी मानव का शरीर, मेल और फीमेल सहित सारे शरीर जीवन जागृति के लिए समान रूप से सक्षम साधन हैं, इसलिए मानव जाति एक है। मानव जाति जब एक कह रहे हैं तो सभी शरीर बराबर है, सभी शरीर समान है। ये आप बोल रहे हैं कि मतलब मानसिकता के आधार पे सब शरीर एक है, लेकिन अब तक पहुंच नहीं रहे। कौन समझाएगा? कौन बोलेगा? भूमि, माइक दो, समझो। कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो ही सकता है। जैसे भैया ने बताया कि कोई रासायनिक क्रिया है, उसका इवोल्यूशन का जो चरम जो वस्तु है वो है डेवलप्ड ब्रेन। ये डेवलप्ड ब्रेन जो अभी जीवन के संकेतों को लेकर वो अभी व्यक्त हो सकता है, उसको हमने पूरा शरीर के रूप में पहचाना। मतलब ये ब्रेन शरीर को भी चलाता है और जीवन के जो संकेत है उसको लेने में भी सक्षम है। ऐसा पूरे जो मानव जाति है सबका ब्रेन सेम ही तरह से काम करता है और ये ब्रेन शरीर के संकेतों को लेके व्यक्त, और जो जीवन है उसका मौलिकता ये है कि वो ज्ञान को समझ ले, और ये जो शरीर है
उसकी उसकी मौलिकता ये है कि ये साधन है और जो जीवन को व्यक्त करने में उसका सहयोगी है। तो वैसे मानव जाति हम एक बोल रहे हैं। वो मैं समझ गया सर। मानव जाति एक है, समझने के आधार पे सभी एक है, लेकिन फिर भी जेनेटिकली हम ऐसा बोलते हैं कि 6 जनरेशन तक आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप शादी नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, गोत्र वाली बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है कुछ गैप है, उसको फिलअप करने की दोबारा कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जीवन है, निरंतर सुखी होना चाहता है, समझ पूर्वक सुखी होता है, समझने के लिए शरीर साधन है। तो दुनिया के सारे शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, बराबर मतलब कम ज्यादा नहीं है। इस रूप में मानव जाति एक है। फिर शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए गोत्र में शादी ना किया जाए, इनब्रीडिंग ना किया जाए, वो शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में है। वो शरीर के सारे शरीर जागृति के लिए समान रूप से सक्षम साधन बने रहें, इस अर्थ में वो स्वस्थ रहें, इस अर्थ में इनब्रीडिंग ना हो। अब ठीक है। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं तो चाहता हूं आप लोग बोलें, मेरे को छुट्टी दे दें। मैं जितना समझी हूँ भैया, शायद भरत भैया का सवाल, जो जाति हम जिसको अभी जाति से पहचानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पटेल, सुनार, लुहार, ये सब इसकी बात कर रहे हैं आप? तो जाति की हम और क्या बात कर रहे हैं? लिंग की बात कर रहे हैं? वो तो जाति में तो ऊपर से मतलब एक दायरे में हो रहा है। आप जाति से बाहर निकल गए तो दायरे से बाहर निकल जाते हैं, वो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को लगता है कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो 3 चीजें हैं, धर्म, जाति, गोत्र। ठीक हो गया? तो धर्म क्या चीज है? जीवन की मौलिकता। जाति क्या चीज है? शरीर की मौलिकता। गोत्र क्या चीज है? शरीर स्वस्थ बना रहे। नहीं भैया, लेकिन जाति समझ किसको रहे हैं ये हमें समझ नहीं, में अब तो क्लियर हो गया। आप बोलो जाति क्या है, इनसे बोलो। जाति, आप क्या जाति समझ रहे हैं? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जाति। हाँ, वो गोत्र की बात कर रहे हैं। गोत्र की बात कर, आप जाति की बात नहीं कर रहे, आप गोत्र की बात कर रहे हैं। हाँ ओके। अच्छा, ठीक है है बेटा। नस्ल, नस्ल किसको बोलेंगे? जाति को ही बोलेंगे। अच्छा, नस्ल उर्दू वर्ड। गोत्र को नस्ल बोलते हैं। गोत्र क्या है? गोत्र वो होता है बेटा कि ऐसा मानते हैं कि एक परिवार, एक बाप के बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, जो ट्री है। तो जैसे हम जब गांव में रहते हैं तो गांव में वो ट्री मेंटेन्ड है, एक ही गांव के, तो एक गांव का कोई पिता एक ही जन रहा होगा, बहुत पीछे जाएंगे तो ऐसा निकल के आ जाता है एक जाति के लोगों में, एक धर्म। तो इसका मतलब है कि इनब्रीडिंग का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि 2 टाइप के जीन्स रहते हैं, वो हम गाय में भी करते हैं। गाय में भी जो जिस बुल से उसकी माँ और उसकी बेटी आ गई, तो फिर उसके बाद उस बुल से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो शरीर स्वस्थ रहे। हाँ, तो जैसे आपका गोत्र क्या है? हाँ, जैसे जो गोत्र होता है उसमें शादी नहीं करते, गोत्र वालों को भाई बहन मानते हैं। चलो बढ़िया है। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम आता है ना, इसलिए प्रॉब्लम आता है। भैया मैं कुछ बोलना चाह रहा था जरा। और कहाँ हो? हाँ भैया इधर। हाँ जी भैया जैसे हमारे हाँ जी, एक मिनट। नमस्कार, आगे चले।
हाँ भैया मैं कुछ बोलना चाह रहा था इसी में। जैसे हम अग्रवाल समाज से हैं, तो हमारा गोत्र जो है बंसल है। हाँ, तो बंसल में जितने भी जैसे हमारे जो सबसे बड़े पूर्वज जो माने जाते, अग्रसेन महाराज माने जाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के समय के थे, ठीक है। उस समय उनके जितने भी पुत्र हुए थे, तो उनके जितने भी पुत्र थे, जैसे किसी का गोयल गोत्र है, किसी का बंसल है, किसी का मित्तल है, किसी का जिंदल है, किसी का एरन है, ऐसे जितने भी थे, मतलब मैं सारे नाम नहीं बोल रहा, तो जितने भी थे, तो उनके जैसे जो भी पुत्र थे, और फिर जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ी, जो प्रक्रिया बढ़ी, तो उसमें एक जो नियम बना कि जैसे जैसे हमारा अगर हैं सब अग्रवाली, जो अग्रसेन जी हैं, जो उनके सभी एक ही परिवार के साथ, लेकिन जैसे बंसल हैं, तो बंसल में शादी नहीं होगी, सामने गोयल में हो जाएगी, या फिर एरन में हो जाएगी, किसी बादल में हो जाएगी, मतलब ऐसे में, मतलब एक मैंने समझाने के लिए बोला बस। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बात पूरी हो गई। आगे चलते हैं, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, आगे चले। तो धर्म हो गया, जाति हो गई, गोत्र हो गया। अभी परंपरा में देखें तो हमने जाति को कर्म के साथ जोड़ के रखा, तेली सुनार, है ना। तो तेली सुनार का ये मतलब नहीं है कि अब तो उसका औचित्य खत्म हो गया, तेली का बेटा तेली रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुनार का बेटा सुनार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो किसी समय में जो कुछ भी चला होगा, लेकिन अब उसका कोई औचित्य बचा नहीं है। चलिए, तो फाइनली मानव की परिभाषा पे आ जाते हैं। मानव की परिभाषा को हमने देखा, तो उसमें दो भाग देखे, मनाकार को साकार करने वाला देखा, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो आशावादी का मतलब है कि समाधान से सुख उपलब्ध हो जाए, प्रमाणित करने का मतलब है मिनिमम मानव न्याय को प्रमाणित करता है, उससे अधिक करता है तो समाज में अभयता को प्रमाणित करता है, उससे अधिक करेगा तो चारों अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करता है, इससे ज्यादा, इससे कम में फाइनली। इसी को कहा मानव, इसको कहा देव मानव, इसको कहा दिव्य मानव। जब प्रमाण की बात करते हैं तो अनुभव के बाद की बात कर रहे हैं। अनुभव पूर्वक जो अभी शब्द हमारे बीच में आया है उसकी चर्चा नहीं हुई है, उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फाइनली कंप्लीट समाधान हो गया, हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए हो गया, अनंत काल के लिए हो गया। चलो, तो इस पूरी चर्चा में देखें, अब मानव की परिभाषा में आते हैं कि अब मानव की परिभाषा को क्या किया जाए। देखो, पशु साथ साथ क्यों रहते हैं? पशु भी ग्रुप्स में रहते हैं ना, झुंड में रहते हैं, है ना। तो भय भोजन प्रजनन, भय भोजन प्रजनन। हम मानव साथ साथ क्यों रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? समझ में आ गया? तो लंदन में रहें, अमेरिका में रहें कि कनाडा में रहें, करते इतना ही। तो इसका मतलब है ये वंश विधि है, पशु के लिए ये शोभनीय है, मानव के लिए ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हमको तृप्ति नहीं मिली है। देखो, हम लोग माँ बाप बने हैं, क्या हमको माँ बाप होने की तृप्ति हुई है? हम लोग इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, क्या हमको इंजीनियर डॉक्टर से तृप्ति हो गई है? तो ना हमको स्किल से तृप्ति हुई, ना हमको बायोलॉजिकली माँ बाप बनने से तृप्ति हुई। इसका मतलब है कि मानव मूलतः चेतना है, चेतना में परिवर्तन हुए बिना, चेतना की पूर्णता हुए बिना मानव की तृप्ति नहीं। इसका मतलब मानव साथ साथ क्यों रहे एक घर में? एक घर में साथ साथ रहने का मानव का पर्पस क्या है ना? तो चेतना बेहतर हो गई, इसका प्रमाण क्या है? संबंधों में जीने की योग्यता आ जाएगी। तो इसलिए कहा, मानव को कहा, एक बहुत सुंदर नाम दिया कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है।
मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव सामाजिक पशु नहीं है, सामाजिक प्राणी नहीं है। तो जितनी भी परिभाषाएं चल रही हैं उसमें से कहीं भी मानव नहीं। मानव न्याय के लिए सामाजिक होता है। हम क्यों यहां इकट्ठे हुए हैं? हम क्यों यहां इकट्ठे हुए हैं? ताकि हम मानव हो जाएं, हम न्याय को प्रमाणित करें, धर्म को प्रमाणित करें, सत्य को प्रमाणित करें, है ना, हम सुखी हो जाएं। हाँ, बस दुनिया में बस एक ही काम है, मानव बनना, मानव बनाना, बाकी खाना पीना है, बाकी खाकरा फाफरा। हाँ, अच्छा, तो ये अपूर्ण कैसे हो गया? नहीं है, वो पशु था, पशु जैसा था, कमर सीधी थी, है ना, लेकिन जो उसकी इमेजिनेशन है, आप देखो ना, जब आप 5 साल के थे और जब आपकी बेटी 5 साल की थी और जब उसकी बेटी 5 साल की होगी, तीनों की इमेजिनेशन में कुछ अंतर दिखाई देता है? तीनों के बोलने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे। ऐसा बोलते थे पुराने लोग, पहले बच्चा पैदा होता था आंख खुलने में 1 दिन लगाता था, अभी पैदा होते ही चालू हो जाता है। पहले पैदा होते पूछते हैं हाँ भी कौन कौन। ये बायोलॉजिकल चेंज आया है। इतना बायोलॉजिकल चेंज मेरे को लगता है कि पुराने लोग बता सकते हैं। ऐसा पुराने लोग ही, भाई हमने तो ऐसा ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन पुराने लोग ऐसा बताते हैं। ये मात्र पिछले 50 साल का फर्क लोग बता रहे हैं। बायोलॉजिकली इतना चेंज आया है और बात करने में कितना चेंज आया है वो तो हम देख ही सकते हैं। इससे ये समझ में आता है वो जो 2 लाख साल पहले का मानव होगा उसकी इमेजिनेशन कैसी होती होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना भाई, अभी के बच्चा जो कोरोना काल में जिसका केजी में एडमिशन हुआ, उसके लिए टीचर वही है जो मोबाइल में बोलती है। सामने मिल जाए तो वो टीचर नहीं है, उसके लिए स्कूल बिल्डिंग नहीं है, मोबाइल उसके लिए स्कूल है। ऐसा ना कहें, उसको ऐसा बोलें कि एक पीढ़ी के पास जो उपलब्ध होता है वो बच्चा सहज ही ले लेता है, फिर 20 साल बाद हम और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वही तो तर्क का विकास, कम्युनिकेशन का विकास, मशीन का एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता तो कितने काटता, और आज मशीन से काटेगा तो कितने काटेगा, है? हाँ, वो ठीक है, लेकिन इस बात की भी संभावना ज्यादा है, यदि उसको दूसरे ढंग से कहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मानव में समानता का सम्मान जितना आज है उतना आज के पहले कभी नहीं था। मानव में समानता का, एक मानव की स्वतंत्रता का सम्मान। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें हम पॉजिटिव होती हुई भी देखते हैं, कुछ चीजें नेगेटिव होता हुआ भी देखते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितना लॉजिक डेवलप हुआ है, देखो जब हम 20 साल पहले थे तो बहुत कम लोग इस तरह की बात करते हुए दिखाई देते थे। आज लगभग स्थिति यह है भैया कि 30 साल की एज में एक लड़का गाड़ी, मकान, फॉरेन, पैसा सब निपटा के बैठ जाता है। 30 साल की एज में जो 50 साल की एज में आदमी के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, मकान, गाड़ी और जीवन शैली के, वो 30 साल की एज में पूरा करके बैठा है। व्हाट नेक्स्ट? तो इसका मतलब है एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो अपनी जिंदगी में एक शरीर यात्रा में 4 शरीर यात्रा की जिंदगी जी रहा है। तो ये बढ़ा हुआ कम्युनिकेशन, बढ़ी हुई स्पीड, बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ा हुआ तर्क, बढ़ा हुआ एक्सपोजर, सीखने के इतने अवसर, है ना, जितना एक शरीर यात्रा में आदमी सीख लेता है इतना उपलब्धि नहीं था पहले। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट है। हम पॉजिटिव वाले को सदुपयोग कर पाए तो हम लंबी छलांग लगा सकते हैं।
शरीर यात्रा होती है तो आज 100 साल पहले विश्व की पॉपुलेशन 200 करोड़ थी तो बाकी 600 करोड़ कहाँ से आ गए? इधर से आ गए, वो डमरू उन्होंने मिटा दिया मेरा। ऐसा आ गए, ऐसा आ गए। हाँ, आप सबका आचरण नहीं देखते हो? तो एक तो बड़ी संख्या वही है जो उधर से आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से उधर नहीं जा रहा है अभी। हाँ, एक ये तो बात पक्की है, मानव शरीर एक बार चला लिया और मानव की संवेदना को थोड़ी सी भी संवेदनशीलता देख लिया, उसके बाद उधर नहीं जाएगा। अच्छा, उधर मानव शरीर के बाद मानव शरीर ही है। अभी दूसरा मानव शरीर के बदले मानव शरीर, तो पॉपुलेशन जब डाउन होगी तो बाकी का कहाँ गया? करते ना हिसाब। वो ठीक है, इसको कैसा देखें, इसको ऐसा देखें। हाँ जी, क्वेश्चन जेन्युइन है, इसको कैसा देखें उसको देख लेते हैं। जैसे जितने पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में हवा मिट्टी पानी कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। जितने पशु पक्षी हैं उनकी तुलना में फॉरेस्ट कितना ज़्यादा पूरे विश्व का? बहुत ज़्यादा। इससे ये समझ में आया कि पूरी प्रकृति का डिज़ाइन ऐसा है, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन है, जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। पानी कितना? 71%। यदि ऑक्सीजन फ्री में। लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, गोल्ड और डायमंड बहुत कम पाया जाता है। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों की मानव की आवश्यकता जितनी ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिनकी जितनी कम आवश्यकता उतनी कम मात्रा में उपलब्ध है। जिन पशुओं के बच्चे ज़्यादा उनकी आयु कम, जिनके बच्चे कम उनकी आयु ज़्यादा। एक बार में कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? कुत्ता, सुअर, और वो कितने महीने में आता है? 6 महीने में, ठीक है। और हाथी 24 या 27 महीना, 24 है 21, चलो है क्या बात, धंधा यही है, धंधे की बात। 21 महीना 21 दिन, इसलिए 21 रुपए देने का चलन होगा। तो इसका मतलब है 21 महीना 21 दिन में एक बच्चा, और 21 महीना 21 दिन में 6, और 6 महीने में हाथी 6 दे दे तो क्या होगा? तो क्या अद्भुत बात है कि जिनके बच्चे ज्यादा उनकी आयु कम, जितने बच्चे कम उतनी आयु ज्यादा। तो पूरी प्रकृति में देखोगे, मेरे को लगता है कि ये भी एजुकेशन का एक बहुत बढ़िया एंगल हो सकता है कि पूरी सृष्टि अपने आप में एक व्यवस्था का स्वरूप है। तो बच्चे को हर जगह व्यवस्था का दर्शन करने का दृष्टि दिया जाए। तो पत्तियों के डिजाइन से लेके, पत्तियों के कलर से लेके, पेड़ के साइज की सिमेट्री से लेके, और पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का, है ना, आयतन से लेके, वेट से लेके, आकार से लेके, कलर से लेके, डिजाइन से लेके, उसके मैकेनिज्म से लेके, और उसकी पूरी रेशो से लेके, कितनी तरह से व्यवस्था को देखा जा सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन था वो ये हो गया कि जिस तरह से जितने पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में हवा मिट्टी पानी कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। इसी तरह से जितने गर्भ उपलब्ध हैं उसकी तुलना में जीवन कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। तो जितने जीवन सशरीर चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जीवन बिना शरीर उपलब्ध रहता ही है। और दूसरी एक बात, यदि हम शरीर की आयु को कैलकुलेट करें तो एक जीवन अपनी पूरी यात्रा में, अब जो भी यात्रा माने, 1000 साल माने, 10,000 साल माने, 20,000, जैसे मैं कितना पुराना आदमी होऊंगा? 20,000 साल, 30,000 साल, है ना। इन 30,000 सालों में, 20,000 सालों में मान लीजिए मैंने 270 शरीर यात्रा चलाई। तो 270 शरीर यात्रा मतलब एवरेज कर लें कि मान लो 60 साल, तो 270 इंटू 60, है ना, या 250 इंटू, है ना, कुछ कर लो। यदि जीवन का पूरा वो देखेंगे तो पता चलेगा कि जीवन की पूरी यात्रा में से 5-10% टाइम्स मैं किसी शरीर में हूं, बाकी समय में बिना शरीर के हूं। तो उसी तरह, और जीवन रूप में होते हुए टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। मैं 200 साल बाद दोबारा शरीर चलाया कि 500 साल बाद दोबारा शरीर चलाया कि 5 साल बाद चलाया, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी एक क्वेश्चन मन में आता है, मैं ही आपकी तरफ से कर देता हूं।
जब एक गर्भ रहता है और 4 जीवन आ गए, मैं चलाऊंगा, तो उनमें लड़ाई होती है कि नहीं होती है? डिमांड सप्लाई। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जीवन रूप में जब मैं होता हूं तो जीवन का जो प्रकाश उसके साथ रहता ही है, मतलब एक ऑरा बोलें उसको, जो भी नाम दे दें। तो दूसरा जीवन देखने मात्र से पहचान लेता है कि मुझसे विकसित है या मुझसे आगे का है। तो जैसे जैसे हम थोड़ी सी भी सभ्यता हमको आती है और कोई बुजुर्ग आदमी, कोई लेडी हमारे सामने आती है, तो हम क्या बोलते हैं? आप बैठ जाओ, आप चले जाओ। तो श्रेष्ठता के आधार पर जो श्रेष्ठतम होता है उसको बाकी लोग अवसर देने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो इसलिए वहां इस तरह का क्राइसिस नहीं है। और जीवन का जो प्रभाव क्षेत्र है, अभी शरीर के साथ हमको जीवन का प्रभाव क्षेत्र, मतलब जितनी चेतना है हम उतना ही देख सकते हैं, उसके ज्यादा हमारे इसी हॉल में बहुत कुछ और उपलब्ध होगा, हम नहीं देख सकते, है ना? हाँ, मतलब बाकी जीवन उनके लिए, जैसे मान लो 5 हैं, हाँ 5 में से क्या बोले, इसमें तो कोई शंका नहीं। हाँ, फिर जीवन के आने का सिद्धांत ऐसा है, जीवन वाला ही चला गया तो किसको बताऊं? है, हाँ, वो क्लियन फोटोग्राफी। क्लियन फोटोग्राफी एक होती है जिसमें कि आदमी के शरीर का जो प्रभाव क्षेत्र है उसका कोई फोटो ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जीवन और शरीर के संयुक्त प्रभाव में जो प्रभाव बना उसको कैमरे तक में ले पाए। उस ऑरा को देखते हुए वो रेड, ब्लू, ग्रीन जो कुछ भी है उसके आधार पे आपके शरीर की बीमारी कैसी है, मनस्थिति कैसी है, उस बारे में कुछ, एक नया व्यापार शुरू हो गया। अपने को तो चीज मिलनी चाहिए ना, व्यापार में कैसे डालना है अपने को आता ही है? अच्छा 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 अच्छा, माइक। उनका ये कहना है कि एक आदमी अननोन है आपके लिए, हाँ, और आपकी इच्छा होती है कि उससे बात करने की। एक आदमी दूसरा अननोन है, लगता है कि ये जल्दी भाग जाए, तो ये आपका ओरा टकरा रहा है एक दूसरे से। ओरा अगर मैच होता है, वो शादियां भी उसके अनुसार होने लग गई महाराष्ट्र में कई जगह, कि ओरा उसका फोटोग्राफी करते हैं, तो इसका ओरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसका ओरा एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है। ऐसे कई बार होता है कि एक आधा आदमी हमको लगता है ये नहीं होना चाहिए यहाँ, हम जानते नहीं उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर फिर भी हम करते हैं, तो उसको वो बोलते हैं कि ओरा के वजह से ये हो। ऑरा का इतना ही मतलब है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका प्रभाव है। तो अभी भी हमको बहुत सारे लोगों के साथ बहुत एक कम समय में आत्मीयता फील होती है, बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस फील होता है। कुल मिला के हमको बहुत क्लियरली कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारी चेतना की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है। जीवन का कोई एक लेवल है जहां हम दूसरे को आर पार देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमको वो फील तो कुछ होने लगता है, कुछ अच्छा या अजनबीपन फील होता है। तो ठीक है, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी, पहले हम कुंडली मिला रहे थे, है ना, अब ऑरा मिला रहे हैं, कल कुछ और मिला लेंगे, चलेगा, कोई बुराई नहीं। अभी भी लोग, जैसे हमारे पुरानी शादियां होती थी तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, नाई लोग शादी करवाते थे। फिर ये आ गया कि नहीं लड़का लड़की देखेंगे, पहले केवल देख ही लेते थे, इतना ही हो गया। अब 6 महीने बात करते रहते हैं, है ना, फिर शादी करते हैं। तो अभी विचार मिला रहे हैं, कल को समझ मिलाएंगे, हैं? ठीक है, मतलब जीवन भर का साथ है तो कुछ चेक कर लें तो क्या बुराई। हाँ, फिर जागृति आएगी तो फिर इतना ही होगा कि, है ना, तो वो ज्यादा सुनिश्चित वाला है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट यदि देखेंगे तो अध्ययन के अर्थ में एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर सकें और उस अर्थ में सोच सकें। फिर भी अभी केवल पढ़ना अध्ययन नहीं है, सुनना अध्ययन नहीं है, जीवन विद्या से जुड़ने से कोई अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ जी, बढ़िया। कहाँ पहुंचे, क्या परिभाषित किया हमने? मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। पशु भय भोजन प्रजनन के लिए इकट्ठा होते हैं, मानव चेतना में विकास के लिए इकट्ठा होते हैं। इससे कम में मानव का साथ रहने का पर्पस सिद्ध नहीं होता है।
और घर घर की कहानी ये बताती है कि जो गैप है उसको एड्रेस करना हमारी आवश्यकता है। केवल बच्चे पैदा, बायोलॉजिकली बच्चे पैदा हो गए, उनकी ज़रूरतें पूरा कर दें, ये हमने करके देख लिया है ना। और एक बहुत बढ़िया, यदि इसमें और आइटम जोड़ना चाहें तो हम देख सकते हैं, जो अभी आप शरीर बचाने वाली बात कर रहे थे उसको भी देख सकते हैं, वो भी एक ठीक बात है। कैसे उसको देख सकते हैं? पूरी नेचर में देखेंगे तो हर इकाई अपने होने को प्रमाणित करती है, उसके मूल में कल जाएंगे। हर इकाई अपने होने को प्रमाणित करती है। जैसे पदार्थ अपने होने को बनाए रखता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वैसे ही पेड़ पौधे बीज विधि से अपने होने को बनाए रखते हैं। एक नीम का पेड़ कल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक नीम का पेड़ अपने जीवन काल में इतने बीज दे के जाएगा कि नीम की परंपरा बनी रहेगी। तो हर इकाई अपने होने को प्रमाणित करना चाहती है। किसी इकाई के होने का प्रमाण उसके आचरण और आचरण की निरंतरता है। फिर सर्वाइव करने का उद्देश्य भी होगा ना। किसी इकाई के होने का प्रमाण उसका आचरण और उस आचरण की निरंतरता है। वो आचरण और उस आचरण की निरंतरता पूरे सृष्टि एज ए होल में कुछ कंट्रीब्यूट करती है। इस कंट्रीब्यूशन को वो बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ऐसी नहीं कुछ हो रहा है। यदि पशु पक्षी जगत में आते हैं तो वंश विधि से एक पशु आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अपने आयु में इतना प्रजनन करके जाएगा कि उसकी परंपरा बनी रहेगी। उसी प्रकार मानव ने भी इस काम को किया कि अपने आयु काल में वो प्रजनन, पहले ना 10 बच्चे होते थे, धीरे से 5 आए, 4 आए, 2 आए, अब 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि मानव में भी प्रजनन पूर्वक अपने वंश को बनाए रखने की कल्पना की। ये सफल हुआ कि असफल हुआ? ये असफल हो गया। हम परिवार नहीं बचा सके और धीरे से धरती नहीं बच पाएगी। हम यहां पहुंच रहे हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, विकसित लोगों का काम है। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि केवल बच्चे पैदा करने से मानव का अस्तित्व बचा रहेगा, ये सुनिश्चित नहीं हुआ। इसका मतलब मानव का अस्तित्व कैसे बचा रहेगा? जब तक मानव अपने आचरण सहित नहीं होगा और आचरण को मल्टीप्लाई करने का मैकेनिज्म नहीं बनाएगा। तो मानव शिक्षा पूर्वक अपने आचरण को पा जाए, आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा पूर्वक अपने आचरण को पा सकें, तो एक श्रेष्ठ आचरण के साथ मानव देव मानव दिव्य मानवीयता के साथ ये धरती मृत्यु लोक से जागृति लोक में बदल जाए, तो मानव का रहना सफल हुआ। ऐसा है। तो मल्टीप्लाई कर, अब देखो, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक आस्था के साथ है, बिजनेस के साथ है या किसी और चीज के साथ है, हर व्यक्ति विस्तार देना चाहता है। ये विस्तार देने की कामना गलत नहीं है, वो प्लेटफॉर्म अधूरा है, वो गलत है। यदि ज्ञान वाले प्लेटफॉर्म को पकड़ लेगा और ज्ञान को विस्तार देगा तो सब कुछ संतुलित हो जाएगा। तो नियम तो काम कर रहा है कि हर आदमी अपने होने को बनाए रखना चाहता है, हर पशु अपने होने को बनाए रखना चाहता है। पशु का होना, पेड़ पौधे का होना, पदार्थ का होना प्रयोजन के साथ है। मानव अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचान पाया तो प्रयोजन के साथ नहीं है, लेकिन विस्तार तो चाहता ही है, पहचान तो चाहता ही है, वो उसकी मौलिकता है। तो उस विस्तार में सारा झंझट बना हुआ है। तो विस्तार करना गलत नहीं है, पहचान की चाहना गलत नहीं है, सुख की चाहना गलत नहीं है, तरीका गलत हो गया। तो शरीर मानते हुए जिंदा रहने के धरातल पर सारे मूल चाहनाएं गलत नहीं है, उसके लिए जो तरीके अपनाया वो गलत हो गया। वो हमारी पीड़ा है। धन्यवाद, नमस्कार। बताइए, कुछ कहना है? कहाँ पहुंच गए आज? मानव की चर्चा पूरी हो गई। ठीक, जितनी चर्चा पूरी हुई ठीक है। तो मेरे को लगता है 7 बजे हैं, तो आज जितना कवर करना था हमने कवर किया है ना। कंटेंट काफ़ी आ गया है।
और कैसे इसको अपने में इंटरनलाइज करें, अकेले बैठ के पिछले 4 दिन के पन्ने कैसे पलटे जाएं, 4 दिन में जो कुछ भी हमने यात्रा की है कैसे उसके कनेक्शन और उसका लॉजिक एक फ्लो चार्ट जैसा कुछ बनाया जाए, मेरे लिए क्या क्या निष्कर्ष आए हैं उनको देखा जाए, ठीक है, और मेरा उस पर कैसे आगे का कार्यक्रम बनता है। क्योंकि ये 7 दिन जब यहाँ होते हैं तब हम फुल टाइम इसी के लिए होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद आप सभी काफ़ी व्यस्त लोग हैं, तो कितना ध्यान दे पाएंगे मुश्किल होगा। तो यहाँ जितना उसको कंक्रेटाइज कर लें और आगे के लिए एक बिल्कुल एक्शनेबल पॉइंट्स जैसा कुछ बना लें कि आगे मैं जाके क्या करने वाला हूँ। आज 4था दिन पूरा हो गया, तो अब 3 दिन और, 4 3 7 है ना, 3.5 दिन और, तो 3.5 दिन और, तो 3.5 दिन में आगे हम जितनी बात करेंगे, अब मेरे को लगता है कि ये 4 दिन का जितना एक बढ़िया बेस बना रहेगा उस पर हम बेहतर और बिल्ड कर पाएंगे। आपके कोई सुझाव हों, मेरे लिए कोई सुझाव हों तो वो बता दें, हम और कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो उठे, तो 7 बजा है, 8:30 बजे जैसे बैठते हैं, 8:30 बजे बैठते हैं, तो बढ़िया, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।